जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। और सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आप इतने अच्छे कमेंट करते हो जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और आज हम आए हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल वेद प्रकाश शोराण अंकल जी के साथ। तो इनकी भी बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है। ये एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक समाज सेविक भी हैं। तो आज इनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने पढ़ाई की, कैसे ये ऐसे मुकाम पर पहुंचे और फिर रिटायर होने के बाद ये समाज के लिए क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते भाई, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। ये तो बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में पूछा जाता है, भाई मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। नहीं अंकल जी, आप महापुरुष से कम नहीं हो। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो आप। वास्तव में क्या है, हमारा जो गांव है वो पहले तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में होता था, आजकल चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में है। बूंद के पीछे छोटा सा गांव है ऊण। और वहां पर हमारा उस टाइम मिडिल स्कूल होता था। तो वहां से 8वीं करने के बाद फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल बौंद 4-5 किलोमीटर पे है, जहाँ 5-6 गांव के इकट्ठा वही स्कूल था। वहां से फिर हमने 10वीं की। उसके बाद यहाँ रोहतक से बीएससी नॉन मेडिकल की। और उसके बाद भाई मैंने एमएससी एमडी यूनिवर्सिटी से ही की। और उसके बाद पीएचडी फिजिक्स में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से की। और साथ साथ मैंने जर्नलिज्म की एमए भी कर रखी है उसी यूनिवर्सिटी से। और जहाँ तक आप पढ़ाई की बात करोगे तो मैं 8वीं में अपने स्कूल में फर्स्ट था। 10वीं में जो 6-7 गांव के लोग स्टूडेंट्स आते थे उनमें भी मैं फर्स्ट था। यहाँ कॉलेज में आए तब फर्स्ट तो नहीं था, पर फर्स्ट डिवीजन से मैंने बीएससी की। उसके बाद एमएससी फिजिक्स में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था। उसके बाद मैंने ग्लोबल वार्मिंग एंटार्क्टिका की, उस पर मेरा रिसर्च का था। और जर्नलिज्म में बतौर एक लेखक का हो, साहित्यकार का हो, उस हिसाब से मैं शुरू से ही इंटरेस्टेड था। हमारे कोई शास्त्री जी होते थे, हमारे एक बड़े प्रिय टीचर प्रताप सिंह जी, उन्होंने मुझे कभी शाबाशी दी थी कि आप अच्छा बोलते हो और कोशिश किया करो स्टेज पे जाने की। तो उससे प्रोत्साहित होकर मैंने टीचिंग भी, वास्तव में मेरे फादर भी टीचर थे, मदर हाउसवाइफ, और हम 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं। तो जो उस टाइम पे जैसे पढ़ाई कम होती थी आपके टाइम पे, तो आपको एजुकेशन की साइड जैसे आप गए और इतनी अच्छी उपलब्धियां भी प्राप्त की आपने, तो कहाँ से मोटिवेट हुए आप इस चीज के लिए कि मेरे को ये सब करना चाहिए, और हर क्लास में भी फर्स्ट रहते थे आप? हाँ, उसके मुझे लगता है 2 मुख्य कारण थे। एक तो टीचर्स का मोटिवेशन। जब सारी क्लास में आपको फर्स्ट पोजीशन की झंडी थमा दी जाती है ना, तो फिर बच्चा उसे अपनी इज्जत से जोड़ देता है कि भैया मुझे फर्स्ट ही रहना है, सेकंड नहीं आना किसी सूरत में भी। और दूसरा, क्योंकि मेरे फादर टीचर थे, तो मुझे लगता था कि टीचर का बच्चा ही अगर नहीं पढ़ेगा तो औरों को क्या पढ़ाएंगे वो। और जब मैं 10वीं में था तो मेरे फादर भी बाई चांस ट्रांसफर होके और उसी स्कूल में आ गए जिसमें मैं था। तब तो मेरे लिए मरने मारने की स्थिति हो गई थी। और पढ़ाई में फिर ये भी होता है कि एक बार मोटिवेशन मिल जाए और एक बार ये लगे कि हाँ मेरे में दिमाग है, मैं पढ़ सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, तो फिर कोई ज्यादा सा लंबा चौड़ा मोटिवेशन नहीं चाहिए। फिर तो हमेशा ये धुन ही रहती थी कि भाई सबसे आगे ही चलना है। बल्कि एक छोटा सा किस्सा है, मैं अक्सर हर जगह बताता हूँ। हम जब एमएससी फिजिक्स में थे, क्योंकि मैं गांव से गया था भाई, ऐसी ड्रेस होती थी, हमको लंबे चौड़े खानदानी रईस वाली तो कोई बात थी नहीं, साधारण सी परिवार से थे। तो जब एमएससी प्रीवियस का रिजल्ट आया तो एक लड़का मेरे से आगे था, वो शहर का रहने वाला था, 5 नंबर उसके मेरे से ज्यादा थे। तो मुझे लगा यार 5 तो कोई ज्यादा नहीं है, मैं कर सकता हूँ। और मैंने हॉस्टल छोड़ दिया और प्राइवेट कमरे में रहने लगा, और वहां मेहनत करी मैंने दबा के। और 14 नंबर मैं उससे आगे निकल गया। 5 तो वो क्रॉस किए और 9 नंबर उससे और आगे निकला। तो मुझे लगता है एक बार अगर स्टूडेंट को या बच्चे को, किसी विद्यार्थी को एक बार अगर लगन लग जाए ना, फिर तो वो झंडे को खुद ही संभाल लेता है। फिर उसे ज्यादा शाबाशी की, ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं, वो तो धुन सवार हो जाती है। तो कुछ स्टूडेंट्स को कभी लगन लगती नहीं टाइम पे, कुछ स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। तो इस लगन के लिए मतलब क्या करना चाहिए पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कि वो लगन लग जाए उनको? जिन भी बच्चों को ये लगता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो एक बार वो स्कूल या कॉलेज जब आए ना,
अपने माँ बाप की किसी एक की आंखों में जरा झांक के देखें कि वो आपके लिए क्या चाहते हैं, कहाँ वो फेल हुए थे। अगर कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सका तो हर पेरेंट्स, चाहे वो मदर है चाहे फादर है, वो ये चाहते हैं मेरा बच्चा है, मेरी बेटी या बेटा जरूर डॉक्टर बने, जरूर इंजीनियर बने। यानी जहां पर भी वो खुद फेल्योर थी ना, वो उसके लिए कुछ भी प्रयास करते हैं। तो जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता या जिनको जोश नहीं चढ़ता, वो अपने माँ बाप की आंख में एक बार झांक के देखें कि कितने बड़े बड़े सपने उसने अपनी औलाद के लिए पाल रखे हैं, और उनके लिए वो कितना ज्यादा मेहनत करते हैं, कितना ज्यादा प्रयास करते हैं। हर तरह का, मैं तो कहूँगा गलत और ठीक काम करने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा बच्चा शीर्ष पे जाए, मेरा बेटा मेरा बेटी मेरे से भी ऊपर जाए। तो मोटिवेशन का इससे बड़ा मुझे कोई वो नहीं दिखाई देता। बाकी बच्चे की समझदारी पे डिपेंड करता है। मुझे तो लगता है जैसे गांव में थे हम, छुट्टियों में फसल निकालनी होती थी, पैर में भेज देते थे, तो जो उस टाइम गेहूं बड़ी मुसीबत से निकाला जाता था, आगे आगे बैल चला करते, पीछे उसके कांटे के झाड़ को फरसी बोलते थे उसे, उस पे बैठा देते थे। इतनी गजब की, इतनी घोर गर्मी लगती थी भाई। तो वहां मैं तो तकरीबन तकरीबन ये प्रण ले चुका था कि भाई मैं खेती किसी भी सूरत में नहीं करूंगा, इतनी ज्यादा मेहनत और इतनी ज्यादा तपस्या मेरे बस की नहीं है, मैं तो पढ़ ही लूंगा चाहे कितने घंटे पढ़ा लो। तो जिसको लगता है कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, उसके लिए ये सुनहरी मौका होता है। और जिसके बच्चे की एक बार समझ में आ जाए कि हाँ मुझे पढ़ना है, फिर तो रास्ता खुल ही जाता है। और ये समझ किसी को 7वीं 8वीं में आ जाती है तो वो तारे तोड़ सकता है, किसी को BA में आती है तो शायद उसे नौकरी वोकरी मिल जाती है। और अगर ये समझ आपको बेरोजगारी झेलने के बाद, शादी होने के बाद, दुर्गति होने के बाद समझ में आती है कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, तो फिर तो भाई पछता के अपने बच्चों में से ही कर सकते हो, फिर तो कोई चारा नहीं बचता। तो मतलब बच्चों को ये भी दिखाना जरूरी है कि किस मेहनत से पैसे आते हैं। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आप हाँ खेत में जाके हाँ आपको समझ आती थी ये चीजें कि मैं नहीं हाँ कर सकता हाँ। ये काम। अरे मैं डरा करता कि हे भगवान ये डेट शीट थोड़ी सी लेट हो जाए, 4 दिन बाद पेपर खत्म हो तो तब तक हमारा पैर निकल जाएगा, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। मैं ये सोचा करता मन ही मन, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बड़े कष्ट कमाई होती है। किसान किसान के बारे में कोई भी कुछ अनाप शनाप कहता है ना, मुझे आज भी इतना गुस्सा उठता है कि वही तो इंसान है जो किसी से रिश्वत नहीं लेता, किसी का बुरा नहीं करता, फिर सबका अपनी पेट मेहनत की भरता है। कमा के हाँ जी, सबका पेट भरता है। और लोगों को अन्नदाता करने में भी इतराज है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बेस्ट मोटिवेशन मुझे तो भाई अपने घर से ही मिला। और अगर आपको अच्छा पैसा चाहिए तो आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, चाहे वो आप नौकरी करके करो, चाहे बिजनेस करके करो, चाहे कोई किसी और काम करके करो। और पैसा आज के जमाने में, हम तो फिर भी थोड़े पैसे से काम चला लेंगे, हमारे बच्चों को तो एकदम चाहिए, रात रात में अमीर बनना चाहते हैं वो तो। हाँ जी, सही कह रहे हो। अच्छा, दूसरा अंकल जी, सारे बच्चों को तो सक्सेस नहीं मिल पाती। कुछ बच्चे मेहनत भी करते हैं और पूरी ट्राई करते हैं, फिर भी नहीं सक्सेस मिल पाती, तो उनके लिए क्या कहोगे आप? हाँ कि उनको हार मान लेनी चाहिए या कुछ करना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, पता क्या है, हमने क्या मान लिया कि भाई जैसे कोई बच्चा कंपटीशन में बैठता है, मान लो सिविल सर्विस का ही एग्जांपल ले लीजिए, 1000 वैकेंसी है और उसके लिए 70,000 80,000 90,000 लोग compete कर रहे हैं, तो भरे तो 1000 ही जाएंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि पद बढ़ जाए। हाँ तो जी, उसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम उस चीज में असफल रह गए क्योंकि उसमें तो 1000 लोग ही सफल होंगे, बाकी तो असफल ही होंगे चाहे कितने ही मेहनती हो। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर टारगेट लेके चल रहे हैं ना, तो हताशा मिलती है। और अगर हमने ये फैसला कर रखा भाई हमने तो कमा के खाना है, मेहनत करनी है, तो फिर इसमें नहीं तो दूसरी में सही, और दूसरी में नहीं तो तीसरी में सही, और फिर किसी में भी अगर बात नहीं बनती, जैसे कि आजकल मैं देखता हूँ, तो बल्कि कई बार तो मुझे भी थोड़ा निराशा सी होती है कि देखो बच्चों का क्या कसूर है जो इस दौर में पैदा हुए हैं, सारे टेस्ट पास कर रखे हैं, सब कुछ मतलब उंगलियों पे याद है उनको, सारे कंपटीशन के उसमें निकल जाते हैं, मेरिट में भी अच्छे आए हुए, नौकरी फिर भी नहीं मिल रही। कितने लोगों को मिल रही है? बहुत ही सीमित से लोगों को। तो उन्हें अब ये परसेप्शन बदलना पड़ेगा। हमारा समय और था, तब तो दुनिया भर की वैकेंसी थी, सरकारों की नीयत भी ठीक थी और उस टाइम फटाक से नौकरी मिल भी जाती थी। अब वो समय नहीं रहा। तो अब तो नौकरी की बजाय हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मेहनत करनी है, कमा कर खाना है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है, चाहे सरकारी नौकरी है, चाहे अपना काम करना है, चाहे कुछ और इस तरह का इनोवेटिव, या खेती में ही कुछ ऐसा किया जा सकता है जैसे पॉली हाउस वगैरह। तो बहुत सारे ऐसे काम है आजकल, तो पूरा कर सकते हैं। आज का युवा तो सब तरह से हमारे से तो कहीं बेटर है, इन्फॉर्मेशन उसके पास है, सारी टेक्नोलॉजी आज हाँ इतनी जी। अच्छी आ गई है। अपने तो डी ग्रुप के लिए भी बच्चे, PhD वाले बच्चे भी डी ग्रुप के फॉर्म हाँ, भरते हैं अंकल जी। ये वही हताशा है ना, हमें हमें इस तरह से हमें पढ़ाया और इस तरह से हमें तैयार ही नहीं किया गया कि भाई नौकरी के अलावा भी बहुत कुछ है। और नौकरी में मैं तो कहता हूँ 80% हमारे विद्यार्थी जो है वो सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं?
क्योंकि उसमें हरामखोरी है। बहुत कम ऐसे हैं जो सरकार की नौकरी करके और लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचें या समाज को ऊपर उठाने के बारे में सोचें। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, 4 पैसे कम मिल जाएं, लेकिन नौकरी फिर पक्की हो गई, फिर काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी सोच जो है ना, इसमें गड़बड़ है। इसी से अपना देश पीछे रह जाता है, इसी सोच के कारण। हमारी सोच में ही गड़बड़ है। अब हर आदमी ये सोचता है मैं नौकरी कर लूं। अरे भाई, क्यों किसी की नौकरी कर लो, आप अपनी करो ना। कुछ दूसरे भी तो कमवा रहे हैं आपसे। ये बिजनेसमैन है, ये कोई दुनिया के किसी दूसरे कोने से थोड़े आए हैं, हमारे ही देश के हैं। दूसरी स्टेट का है, कोई अपनी स्टेट का है। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप शुरू तो करो। और खासतौर पर मैं ग्रामीण जो विद्यार्थी हैं उन्हें बार बार ये समझाता हूँ, बेटा 2-3 चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दो। एक तो ये कि सरकारी नौकरी आज नहीं तो कल मिल जाएगी। भैया जब लगाएंगे ही नहीं, निकलेंगे ही नहीं, तो मिलेंगी कहां से? 5-5, 7-7 साल लग जाते हैं। ग्रेजुएशन तो आप 3 साल में कर लेते हो, और सीजीएल और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं 7 साल हो गए। कैसी बात कर रहे हो आप? दूसरा ये कि हम सिर्फ नौकरी के ऊपर आधारित ना रहे, और नौकरी मान लो है भी, कोशिश करनी भी है, कर लो आप, कोई बात नहीं। फिर प्राइवेट में क्या बुराई है भाई? जो चीज है नहीं उसके लिए क्यों प्रयास कर रहे हो आप इतना? कितने सारे लोग, अब जैसे कोचिंग सेंटर है, सबको कहते हैं जी गारंटी नौकरी दिलवाएंगे। कहां से दिलवाओगे भाई? वैकेंसी नहीं होगी। लाखों लोग, हाँ वैकेंसी है नहीं, लाखों लोगों को एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। चपरासी, मुझे तो इतनी शर्म आती है। ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है और कोचिंग सेंटर में उसको खड़ा करके बताया जा रहे हैं कि इसने ग्रुप डी की नौकरी हासिल कर ली है, देखिए आपको भी सफलता मिलेगी। अरे चपरासी लगने में कौन सी सफलता मिल गई? बच्चा ग्रेजुएट तो है ही है, पीएचडी और एमफिल और पता नहीं क्या क्या क्वालिफिकेशन उसकी है, और उसके बाद भी वो ग्रुप डी के लिए compete कर रहा है, सिपाही के लिए compete कर रहा है। अरे कम से कम ऊंचा ख्याल रखो आप। तो मैं तो कहता हूं मेहनत करने का आप फैसला करो, वो प्राइवेट सेक्टर की है, गवर्नमेंट की है, या अपना काम करने की है। भाई कमा कर तो खाना पड़ेगा, बिना कमाए या बिना मेहनत करे पेट नहीं भरेगा। ये बात जिसके क्लियर हो गई वो अपना कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो आपने जॉब की स्टार्टिंग कब की थी अंकल जी? डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में चले गए थे आप? अरे हमारा तो बहुत ही अच्छा समय था भाई। मैंने 1980 में एमएससी की थी, और उस टाइम मेरे पास 3 ऑप्शन थे। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा में पॉलिसी होती थी कि जो भी यूनिवर्सिटी का टॉपर हो, बिना एग्जाम बिना इंटरव्यू आए और हमारे यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर यानी ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करें। दूसरा, जाट कॉलेज में, क्योंकि भाई उन दिनों अब हमारी जो कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी, इसमें इतने पढ़े लिखे नहीं थे। जब पता लगा कि हमारी कम्युनिटी के लड़के ने यूनिवर्सिटी टॉप की है, तो चौधरी प्रियव्रत होते थे उन दिनों यहाँ पर प्रधान, उन्होंने कहा अरे अपने कम्युनिटी का है तो भैया हम उनको देंगे नौकरी। हालांकि एडहॉक की थी, लेकिन वो मेरे पास वो भी ऑप्शन था। तीसरा, मैंने एक टेस्ट दे रखा था पीएनटी डिपार्टमेंट का, उसमें भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होते थे, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वो तो अच्छा समय था। आज तो बच्चों को अगर मैं ये बात बताऊं तो उन्हें झूठ से लगती है, 3-3 नौकरियां और वो भी एक से एक अच्छी। तो उस समय तो ऐसा कोई संकट था ही नहीं। फिर आपने कौन सी ज्वाइन की अंकल जी उस टाइम पे? मैंने जाट कॉलेज में रहा मैं 3-3.5 साल तक। 4 महीने के लिए पहले उन्होंने एडहॉक में लगाया था, उसके बाद सेशन खत्म हो गया, और मैं 22 साल का था जब प्रोफेसर लगा। और मुझे आज भी याद है, मैं जब लाइब्रेरी में गया तो लाइब्रेरी का जो अटेंडेंट था उसने रजिस्टर खोला और उसमें लिखा प्रोफेसर वेद प्रकाश। मुझे लगा यार 3 महीने पहले तो मैं बेंच पे बैठा था, प्रोफेसर बन गया। तो क्या फीलिंग्स थी अंकल जी उस टाइम पे? वो किसी भी अचीवमेंट पे मैं कहता हूँ ये कॉन्फिडेंस जो है ना, वो एक ऐसी चीज है जो भाषण से नहीं आता। मेरे से कोई पूछ के देखो यूनिवर्सिटी टॉप करने पर कैसा फील करते हैं, तो बताया नहीं जा सकता। एक अंदर इस तरह की कॉन्फिडेंस की एक वो आती है, एक फीलिंग आती है कि यस आई कैन डू, आई हैव द पोटेंशियल। और जब इस तरह से लेक्चर लगा तो क्लास में, मुझे याद है जाट कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट नीचे होता था और हम फिजिक्स में टॉप पे थे, तो नीचे में क्लास लेने आता था। एक सर होते थे जय सिंह मलिक, बड़े फेमस टीचर रहे हैं वो, तो उनका पीरियड मेरे बाद लगता था। तो जब मैं क्लास छोड़ता तो 70-80 लोगों की तो क्लास होती थी, बच्चों के 15-20 बच्चे दीवार के साथ खड़े होते थे। तो वो जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरे ख्याल में हफ्ता ही हुआ था मुझे लेक्चर ज्वाइन किए हुए, तो वो कहने लगा भाई कहाँ से बिलोंग करता है, नाम नहीं पूछा। तो मेरे को थपकी कहता है शाबाश बेटा, मैंने पहली बार ऐसा देखा है कोई नया नया लड़का इतना अच्छी तरह से क्लास में जम जाए। तो मुझे उससे बड़ी मोटिवेशन मिली। उसके बाद जब मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो मेरी कोई सिफारिश थी नहीं, उन दिनों ये रिवाज भी नहीं था सिफारिश कोर्स का। तो वहां चौधरी गणपत राय थे, एक मेंबर थे कमीशन के, तो उन्होंने मेरे को देखते ही कहा अरे आपको अभी तक जॉब नहीं मिली? मैंने कहा सर जॉब तो मिली हुई है, मैं जाट कॉलेज में हूँ। तो कहता फिर गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों आना चाहते हो?
मैंने कहा जी हाँ, पेंशन वेंशन दूसरी चीजें अच्छी हैं। कहता यार तेरे को तो मिलेगा ही मिलेगा सब कुछ। और उन्होंने मेरे ख्याल से 24-25 वैकेंसी थी, मेरा 7वें-8वें नंबर पे मेरा सिलेक्शन किया। बड़ी अच्छी बात है। और जब हम्म। किस्मत अच्छी होती है तो इसी तरह से जब प्रिंसिपल की बारी आई, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था, बल्कि मेरे जो एक साथी थे वो कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल आए, और मैंने उनको कई अच्छे अच्छे सुझाव दिए जो स्टूडेंट्स के फायदे के थे। हालांकि वो अच्छे दोस्त थे, बात भी मेरी सही थी, वो मानते भी हैं इस बात को, लेकिन उन चीजों को उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। वो कहने लगे एक की मानूंगा, दूसरा कहेगा, तीसरा कहेगा, और इस तरह का लॉजिक देके छोड़ दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार इसमें और मेरे में क्या फर्क है? भाई एमएससी इसने कर रखी, भाई मैंने कर रखी, बल्कि मैं तो पीएचडी हूँ, इसने पीएचडी भी नहीं कर रखी। और वो किस्मत अच्छी थी, उसी दौरान ओपन की वैकेंसी निकलाई। हमारे यहाँ दो तरह की वैकेंसी होती है, एक प्रमोशन से और एक ओपन कोटे से। कई सालों बाद ओपन की वैकेंसी निकली, मैंने भी अप्लाई कर दिया। और फिर वही कॉन्फिडेंस की बात, मेरा एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा था, और एक्सपीरियंस के नंबर हर साल का एक नंबर था, तो मैं बिल्कुल टॉप पे आया। और 5 जनरल की कैटेगरी थी, एक नंबर पे मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मुझे लगा भाई बतौर टीचर मैंने जो किया है उससे भी अच्छा काम मैं बतौर प्रिंसिपल करना चाहता हूँ। जो जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था उसी में सारी उम्र नौकरी की, 26-27 साल, और उसी में प्रिंसिपल आ गए। अरे वाह। फिर तो मैंने वो सारे काम फिर बहुत तो मैंने अच्छी वो बात है सारे जी। काम फिर किए। कैसा फील हुआ आपको? उसी कॉलेज में पढ़ते थे और उसी में अरे प्रिंसिपल बन के गए। सबसे पहले तो मुझे ये फील हुआ कि जिन बाथरूमों में जाते वक्त हमें सड़ांध आया करती, सबसे पहले मैं उनको साफ कराऊंगा। और वहां मैंने घिसाई वाले लगा के, और हर 2-3 महीने में उसकी घिसाई करवाते थे। और जमादार की परमानेंट ड्यूटी लगा रखी थी, हर तीसरे पीरियड के बाद तो उसमें बाल्टी से पानी मारेगा। और बच्चों को भाषण दे के ये समझाया कि बेटा कम से कम पेशाब करना तो सीख लो, पढ़ाई नहीं आती तो कोई बात नहीं। और मेरा वो इच्छा मेरी पूरी हुई। इसी तरह से गर्ल्स कॉमन रूम में समस्या थी कि बाथरूम थोड़े थे, वहां हमने पूरे कॉमन रूम में 8 या 9, जैसे मॉल में होते हैं ना इस तरह के वॉशरूम का वो बनाया। मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ। ऐसे लाइब्रेरी में, हमारी जो लाइब्रेरी थी नेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज की, वो सारे हरियाणा में पहली लाइब्रेरी थी जो एयर कंडीशन की गई। उसमें 7-8 एसी हमने लगवाए। कैप्टन अभिमन्यु हमारे कॉलेज के स्टूडेंट भी रहे हैं और उन दिनों वित्त मंत्री भी थे। अच्छी अच्छी ग्रांट लेके आए। शहीदों के 2 स्टैच्यू हमारे कॉलेज में, शायद हरियाणा में और किसी कॉलेज में नहीं है, उसके बाद लगे हो तो मैं कह नहीं सकता। तो अपने ही कॉलेज में काम करना, टीचर के तौर पर मेरी जो दिक्कतें थी वो मैंने चुन चुन के ठीक की। जो एडमिशन में प्रॉब्लम आती थी वो मैं जितनी कर सका वो सारी की सारी, मतलब मुझे जितना सेटिस्फेक्शन एक प्रोफेसर के तौर पे था उससे कहीं ज्यादा बतौर प्रिंसिपल रहा। क्योंकि प्रोफेसर तो भाई सिर्फ फिजिक्स का कल्याण कर सकता है, और बतौर प्रिंसिपल हमने कैंपस को क्या हरा भरा बनाया, कितने सारे उसमें चेंजेस किए। तो मुझे तो हमेशा ये लगता था कि ये मेरी कर्म भूमि नहीं, मेरा तो घर ही है ये। घर से भी ज्यादा समय मैं कॉलेज में बिताता था। बल्कि लोग शिकायत करते थे कि ये पता नहीं कैसा प्रिंसिपल है, 8:45 आ जाता है, 5 बजे तक पिंडा नहीं छोड़ता। ये बताना, आप जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल भी रहे हो, कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे क्यों नहीं जाना चाहते अपने, और पेरेंट्स क्यों नहीं भेजना चाहते उनको? उसके 3-4 एंगल है जी। सबसे बड़ा एंगल तो मुझे ये लगता है सरकार की उदासीनता। अब तो ये लगने लगा सरकार ही नहीं चाहती। आप परसों का अखबार उठा के देखो, कोई हिसार के पास गांव है, उसमें एक बच्चा है सिंगल, उस पे 2 टीचर लगा रखे हैं, एक चौकीदार लगा रखा है, एक खाना बनाने वाले लगा रखी है। तो कौन कहता है स्टाफ नहीं है? लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं कर रखी। उसको इतना बुरा हाल कर दिया, स्कूलों में पानी का कोई प्रबंध नहीं है, बिजली के बिल देने के कोई प्रोविजन ही नहीं है, किसी भी शायद स्कूल में पूरा स्टाफ नहीं है। तो एक तो यह है कि सरकार की उदासीनता है। दूसरा, हमारे अध्यापकों की भी कमी है। हम ये नहीं सोचते कि टीचर जो है वो एक सिर्फ एक नौकरी करने का काम नहीं है टीचर का। टीचर तो राष्ट्र निर्माण करता है, जीवन बदल के रख देता है। और दुख की बात यह है कि अब हमारे टीचर्स वास्तव में अपने आप को इतना गौरवान्वित ही महसूस नहीं करते कि हम टीचर हैं और हम किसी का जीवन बदल सकते हैं। पहले आम शिकायत होती थी भाई हमारी तो बैंक के चपरासी से भी कम सैलरी है। आज किसी टीचर की सैलरी पूछ कर देखो आप, कॉलेज की हो चाहे स्कूल की हो, इतनी बढ़िया सैलरी है कि 80% ने तो सपने में नहीं सोचा था कि इतनी सैलरी हमें कभी मिला करेगी। और उसके बाद भी आपकी आत्मा इतनी मर गई है कि हम स्टूडेंट के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। इसीलिए हमारे सरकारी स्कूलों का मतलब भट्ठा बैठा पड़ा है। सरकार की उदासीनता, ऊपर से टीचर का इंटरेस्ट ना लेना। तीसरा, हमारे जो ग्रामीण जो स्कूल है खास तौर पर, उनमें हमारी जो पंचायतें हैं या हमारे जो बेरोजगार लोग हैं या जो भी अभिभावक हैं, उनको ये समझ ही नहीं आज तक कि पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। और पढ़ाई अगर जरूरी है तो उसके लिए स्कूल अच्छा होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल वाले ठीक है टाई लगा देंगे,
ले जाएंगे लाएंगे, 4 अंग्रेजी के शब्द सिखा देंगे, पर वो बात थोड़ी ना हो सकती है। आप देखो प्राइवेट सेक्टर में कितने ज्यादा स्कूल खुल गए हैं। इसी साल का डाटा देखो, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 400 के करीब हमारे सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं और 1600 प्राइवेट स्कूल नए खुल गए हैं। क्यों भाई, क्यों खुल रहे हैं? तो मुझे तो लगता है अभिभावक भी उतने ही दोषी हैं, टीचर भी दोषी है, और भाई सरकार तो है ही है। नहीं तो यही सरकारी स्कूल जो दिल्ली में इतने बढ़िया बन सकते हैं, चंडीगढ़ पंचकुला में इतने बढ़िया बन सकते हैं, तो हमारे प्रदेश में क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। इससे ज्यादा क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है कहीं पर जितना हमारे गवर्नमेंट के कॉलेजों में और स्कूलों में है। जी। वेल क्वालिफाइड लोग हैं, कर सकते हैं सब कुछ। उनको उत्साहित करने वाला चाहिए। बल्कि मैं तो स्कूलों में जाकर खासतौर पर कहता हूं, अरे भाई ये सोचकर देखो, इतनी बढ़िया सैलरी आपको दे रहे हैं, उसके बाद भी आप काम नहीं कर रहे। और सोच क्या लिया हमने कि इतने सारे पैसे मिलने के बाद काम करने की क्या जरूरत है? हटा तो सकती नहीं सरकार, कॉलेज में और भी अच्छी मिलती है। तो ये जो सोच है ना टीचर की, मुझे लगता है ये एक बहुत ही पुण्य प्रोफेशन है। प्रोफेशन भी क्या, मैं तो कहता हूँ कि प्रभु ने आपको मौका दिया है भाई, औरों के बच्चों का भी जीवन सुधारिए, अपने बच्चों का भी सुधारिए। हाँ जी, और इसको बिल्कुल सही थोड़ा बात है अंकल जी। अब सबसे देखो सभी की तो इतनी भाई फाइनेंशियली भी कंडीशन सबकी एक जैसी नहीं होती कि सारे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज नहीं, दें। अब हमारे देश की ना वो स्थिति देखो आप, हम स्कूल कौन सा चूज करते हैं? जो शीशे की बिल्डिंग है और एसी लगे हुए हैं। अरे भले आदमियों, हमें टीचर चाहिए जो बहुत गुणी हो, जो बहुत अनुशासन को फॉलो करते हो, जिनके पास नॉलेज भरा पड़ा हो, टीचर वाले गुणों से भरा पड़ा हो। बिल्डिंग का हमने क्या करना है? तो प्राइवेट सेक्टर में आपके दूसरी चीजें तो सारी हैं, पर जो टीचर की क्वालिटी चाहिए वो सरकारी जैसी थोड़ा हो सकती है। वो तो इतनी क्वालिफाइड है भी नहीं, और उनका भी बेचारों का शोषण होने लग रहा है। तो तो आप मुझे तो अभी लगता है रिटायर हो कि चुके हैं अंकल जी, रिटायरमेंट के बाद भी आप स्कूलों में कॉलेजों में जाते हो और ऐसे ऐसे भाषण भी देते हो, मोटिवेट भी करते हो सभी को। तो ये चीज कहाँ से आई आपके अंदर? कैसे सोचा नहीं आपने नहीं, कि जाना चाहिए ये स्कूल में? और ये 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 आप सोचते हो ऐसा कि मैं मोटिवेट करने जाता हूँ। मैं तो इसलिए जाता हूँ गांव के स्कूल में कि जो तकलीफ हमें थी ना, वो हमारे बच्चों को ना हो। उस वक्त हमें कोई ये समझाने वाला नहीं था कि बेटा पढ़ाई कितनी ज्यादा जरूरी है। मेजोरिटी को नहीं था, हम तो चलो टीचर के बच्चे थे, हमें तो समझाता था। इसलिए गांव के बच्चों को ये बोध कराना बहुत जरूरी है कि बेटा ये पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। और मैं इसी तकलीफ में खासतौर पर जितनी भी आईटीआई हैं, पॉलिटेक्निक हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जहां भी मुझे मौका मिलता है, मैं तो बट्टू कला हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, मैं वहां भी चला जाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि अगर किसी एक बच्चे को भी मेरी एक बात समझ में आ जाए कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो बस यही तो है। और हमने क्या लेके जाना है यहाँ से? बिल्कुल, शिक्षित समाज ही अपने समाज को आगे बढ़ा सकता है। अब हाँ ये गवर्नमेंट को समझने की बात है। वैसे तो ये उनको काम करना चाहिए इसके ऊपर, स्कूलों में भी इस टाइप की एजुकेशन स्टार्ट करनी चाहिए, पर गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही। और अब टीचर्स अगर आप जैसे हो जाए, आप जैसी सोच हो जाए सभी की, तो शायद कोई गवर्नमेंट स्कूल पीछे नहीं रहेगा। आप पीछे मुड़ के देखो, कोई कितना ही बड़ा इंसान है, चाहे कितनी बड़ी उसकी उपलब्धि है, उससे एक बार पूछ के देखना टीचर आपके लिए क्या मायने रखता है। जो इंसान जितना ज्यादा ऊपर तक जाता है, जितना ज्यादा ऊंचाई तक जाता है, जितना ज्यादा जीवन में सफल होता है, उतना ही ज्यादा उसकी लाइफ में टीचर का रोल मिलेगा। तो मुझे तो लगता है कि टीचर सिर्फ मोटिवेट नहीं करना चाहिए, टीचर तो इंस्पायर करना चाहिए। टीचर को तो जिस टीचर को देखकर हमें लगे ना कि मैं तो इस जैसा बनूंगा, तब है टीचर का पढ़ाने का फायदा। अब आजकल नॉलेज तो सारा गूगल पे भी पड़ा है, हाँ दुनिया जी। भर के वीडियो पड़े हैं, कहीं से पढ़ दो। इन्फॉर्मेशन इज नॉट द रोल ऑफ टीचर, वो तो कहीं से भी मिल जाती है आपको। टीचर को तो ये बोध कराना है विद्यार्थी को कि भाई ये जीवन मिला है, इसको अच्छी तरह से अगर आपको जीना है तो शिक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर किसी समाज में टीचर अच्छा है तो उस समाज का विकास तो निश्चित है। जहां तक सरकारों की बात है, मैं तो कहता हूं अगर हम सारे अभिभावक और विद्यार्थी और सारा समाज अगर आगे की तरफ बढ़े तो नेता लोग भी सुधर जाएंगे, सरकारें भी सीधी हो जाएंगी। क्या दिक्कत है? सही बात है जी। लेकिन सब अगर समाज किससे है जी? लोगों से। लोग सुधर जाएंगे, जो जॉब करते हैं वो सुधर जाएंगे, अपनी जॉब को जॉब समझेंगे, ड्यूटीज को ड्यूटी समझेंगे, तो अपने आप ही समाज सुधर गया। अंकल जी सही कह रहे आप देखो ना, एक छोटी सी सुखद कल्पना करके देखो। मान लीजिए हमारे अभिभावकों को ये लग जाए कि भाई हम तो नहीं पढ़ सके लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और गांव के सरकारी स्कूल में नकल नहीं होने देंगे, टीचर्स को जाके आभास कराएंगे, बार बार जाके उन्हें संभालेंगे, उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को अनुशासन में रखेंगे, और उनकी कोई शिकायत आई तो हम टीचर की तरफ बोलेंगे और अपने बच्चों, इस तरह से बढ़ेगा, टीचर को भी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर टीचर मोटिवेट हुआ तो हमारे विद्यार्थी पढ़ेंगे, और विद्यार्थी पढ़े तो वो ऊपर उठेंगे, मेरिट आएंगी। अब कहने को तो हम 95-97% नंबर ले लेते हैं 10वीं 12वीं में, लेकिन आप 3 साल 5 साल बाद देखो 95% वाले बच्चे कहाँ हैं।
तो सिर्फ रट्टा मरवा देना या अच्छे अंक ला देना, वो मैं नहीं समझता कि टीचर का कोई उपलब्धि है। टीचर की उपलब्धि है बच्चे के अंदर शिक्षा के प्रति इतना ज्यादा जोश भर दे कि उसे ये समझ में आ जाए कि भाई पढ़ना तो हमें चाहिए, और जितना ज्यादा पढ़ेंगे हमारे ही काम आना, और किसके काम आएगा। बिल्कुल तो सर। अच्छे टीचर समाज को उठाने में सबसे ज्यादा योगदान, मैं तो कहता हूँ सरकारों से भी ज्यादा योगदान वो कर सकते हैं। हाँ जी। और कई बार मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से एक दो जगह मेरे को मौका मिला, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कम से कम एक बार टीचर से मिलवा दो, मैं उनको ये तो आभास दिलवा दूं कितने बड़े प्रोफेशन में है और कितना बड़ा काम उनके कंधों पर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जिसको उन्होंने इतने हल्के में ले रखा है। ये अच्छी तनख्वाह मिल रही है, ऐसे करो और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओ, और क्या जरूरत है फिक्र करने की। ना सरकार चाहती ना हम चाहते, और वो हम गिरता ही जा रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे सारे सरकारी स्कूल समेट दिए जाएंगे। तो अंकल जी, आप ऐसी कोई संस्था क्यों नहीं शुरू करते कि जिसमें आप जैसे रिटायर्ड जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, या कोई किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, और आप जितनी उम्र के, उनको इकट्ठा करके और एक ऐसी संस्था बना के स्कूलों में जाएं 1 महीने में 2 महीने में, और इस टाइप के अपने भाषण दें, वहां पे बच्चों को मोटिवेट करें, टीचर्स को मोटिवेट करें। तो क्या ऐसा काम करना चाहिए आपको, और क्या क्या विचार आपके इस बारे में? ये आपका जो विचार है ये बहुत ही उत्तम है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो मोटिवेशन है, मैं उसका एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। किसी स्कूल में मैं गया हुआ था, और वास्तव में एक मीटिंग में गया था मैं झज्जर गवर्नमेंट कॉलेज में। जब मैं प्रिंसिपल था तो किसी इंक्वायरी वगैरह पे गया था, वहां टाइम थोड़ा ही लगा, मैं वापस आने लगा, तो मैंने सोचा किसी स्कूल में क्यों ना जाया जाए, इतनी दूर गया हूँ और कॉलेज से तो आज निकल ही आया। तो मैं किसी एक स्कूल में झज्जर रोहतक रोड पे ही बड़ा सा स्कूल था, उसमें चला गया। जैसे अंदर घुसा तो देखा 15-20 टीचर वहां चाय पीने लग गए। मैंने शीशा उतार के पूछा क्या बात होगी, रिसेस है क्या? तो कहने लगे नहीं नहीं सर, ये हमारा चाय का टाइम है। मैंने गाड़ी खड़ी करी, मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था यार जिस स्कूल के 15 टीचर 11 बजे बैठ के चाय पी रहे हैं तो क्लास तो फिर लगनी ही कहाँ थी। मैं प्रिंसिपल मैडम के कमरे में गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मैं ऐसे ऐसे हूँ और आपके 11वीं 12वीं के बच्चों से बात करना चाहता हूँ, अगर आप 10-20 मिनट मेरे को दे दो। तो कहते हैं हाँ जी ठीक है। उन्होंने पीटीआई को बुलाया और वो 10वीं के और इसके 11वीं के और 12वीं के बच्चों को बैठा दिया। लो जी, मैं उनसे बात करने लगा, कोई टीचर नहीं, सिर्फ मैं ही था अकेला। और मैंने उसको मोटिवेट करने के लिए अच्छे अच्छे उदाहरण से दिए, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसी सुनाई, बच्चों ने ताली बजाई। वो 10वीं 11वीं के भी आ गए, 8वीं के भी आ गए, और आधा स्कूल वहां इकट्ठा हो गया। उन टीचर्स के कान खड़ी हुई, ये क्या है, कौन आ गए? वो आए जी, वहां वो भी खड़े हो गए। तो मेरे ख्याल से 1 घंटा 7 या 8 मिनट तक मैंने पूरा लेक्चर दिया, और उसके बाद उनका थैंक्स करके मैं जाने लगा। तो कहने नहीं सर चाय तो पीनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई चाय तो कोई बात नहीं, नहीं नहीं सर चाय तो आप पियो, देखो कितनी बढ़िया हमारे, मैं आज तक इस स्कूल में ऐसा कोई लेक्चर देने वाला नहीं आया। उन्होंने काफी सारी प्रशंसा की, चलो भाई बैठ गए। हम चाय पी रहे थे तो एक प्रोफेसर ने यानी स्कूल के लेक्चरर ने मेरे से पूछा कि सर कोई प्रोजेक्ट ले रखा है आपने? मैंने कहा ना। तो कोई संस्था बना रखी है? मैंने कहा नहीं। तो कहते किसी एनजीओ के थ्रू आए हुए हो? मैंने कहा ना भाई। तो कहते आपको कुछ मिलता है इसका लेक्चर का? मैंने कहा ना। तो कहते मैडम ने बुलाया था क्या, प्रिंसिपल मैडम ने? मैंने कहा ना। तो पीछे से एक कहता जी फिर क्यों धक्के खाते फिर रहे हो? हालांकि मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन लोगों की सोच देखो, सोच देखो, इसी सोच ने समाज पीछे धकेल रखा है अंकल जी। मतलब हम ये मानने को तैयार नहीं कि कोई किसी के भले के लिए अपना खर्चा करके खुद आ सकता है। लोग सोचते हैं भाई, अब आप जैसे कह रहे हो कोई संस्था बना लो, मैं कहता हूँ संस्था बनाते ही सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होगा कि ये चाहता क्या है। ये बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, अपने आप को क्या समझता है, पता नहीं क्या क्या तगमे लगा देंगे। पर इस चीज के पीछे मैं एक चीज कहूंगी अंकल जी, इस चीज को पीछे छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों को तो कुछ ना कुछ कहना ही है। अब मान लो आप किसी स्कूल में जाते हो और लेक्चर दे के आते हो, वहां पे मान लो अंकल जी 100 बच्चे हैं, 100 में से 10 बच्चों के दिमाग में आपकी बातें घुस गई और 2 टीचर्स के घुस गई, तो उससे भी बहुत फायदा होगा। तो वो जो पीछे लोग बोल रहे हैं, 50 लोग ऐसे बोल रहे हैं, उनको हम छोड़ के और उन 10 बच्चों को और 2 टीचर्स को दिमाग में लेके चलें तो वो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। वही मेरे लिए मोटिवेटिंग फोर्स है। मैं उन टीचर्स की या उनकी परवाह कभी नहीं करता जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, या जैसे अखबार में न्यूज आ गया उसमें हेडलाइन में मेरा नाम छप गया तो कईयों को तकलीफ हो जाती है, तो मैं उनकी परवाह नहीं करता। कोई बात नहीं, ना छपे तो भी ठीक है, छप जाए तो भी ठीक है, हमें क्या लेना देना। मैं अपना टारगेट लेके चलता हूँ और हर लेक्चर में कह के भी आता हूँ, बेटा मेरी 50 बातों में से एक बात एक बच्चे को भी समझ में आ गई ना, मैं खुश हूँ। ये आपका विचार बिल्कुल सही है कि अगर इस तरह के अच्छे अच्छे लोग जो ऐसा सोचते हैं, अगर वो इकट्ठे होकर कुछ करें
तो रिजल्ट हमारा अब जो है इससे बेहतर आएगा ही नहीं, आएगा। अभी उसमें कुछ कोई मन की बात है, जो तकलीफ हमें होती थी वो हमारी, खासतौर पर गांव में जो बच्चे हैं उनको वो तकलीफ ना हो। और इसी उसमें मेरे पे तकमा भी लगाते थे कॉलेज में, जींद में भी और रोहतक में भी, कि ये सर जो है पता नहीं कैसे प्रिंसिपल हैं, सिवाय बच्चों की इनको कुछ और परवाह ही नहीं है किसी की। मैं कहता हूँ कॉलेज में अगर बच्चों की परवाह कर ली तो फिर बाकी चीज तो करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, सही सही बात। उन्हीं के लिए तो है सब। अगर बच्चे कॉलेज में ना हो तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। और अगर उनको हम अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, उनको सारी सुविधा दे रहे हैं, फिर नौकरी तो भाई चलती रहती है, किसी की अच्छी किसी की कम अच्छी। अब जैसे तो अंकल जी मेरा आपकी दो बुक्स भी अपन प्रकाशित हुई हैं, और आपका साहित्य में भी रुचि है आपकी, और 3 राज्यों में राज्यपाल ने भी आपको सम्मानित किया है, तो वो मोमेंट आपके लिए कि पता है क्या होता है साहित्यकार, हालांकि मैं फिजिक्स का प्रोफेसर रहा और मेरा साहित्य में कोई लंबा चौड़ा योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ इस तरह के वाकया हो जाते हैं कि जो मन को टच करते हैं। और अगर उस बात को आप किसी भी फॉर्म में, जैसे 1980 में मैं एमएससी की थी, तो उसके बाद ये मेरे ख्याल में 83 की बात है, मेरी पहली लघु कथा उन दिनों के ट्रिब्यून में छपी थी। और उन दिनों सिर्फ 2-3 अखबार होते थे हिंदी के, सारे हरियाणा में जब नाम गया तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, तेरी एक छोटी सी बात इतनी दूर तक फैल गई, तो तू लिख सकता है। और वो हमारे शास्त्री जी का मोटिवेशन था और मैंने लिखना शुरू कर दिया। और मेरे ख्याल से एक बार तो ऐसा दौर था कि एक अखबार है यहाँ रोहतक से भी छपता है, हरिभूमि, उसमें मैं डेली कॉलम लिखा था। हफ्ते 10 दिन में तो छपता ही छपता था, रोजाना भी लिखा मैंने एक बार तो उससे ये है कि भाई एक योगदान तो होता ही है। और मेरी जितनी भी लघु कथाएं हैं या जितनी भी वीडियो क्लिप मैं आप बनाता हूँ, उनमें कोशिश करता हूँ कोई संदेश जाए और एक पॉजिटिव संदेश जाए। और लघु कथा तो मेरी सारी ऐसी हैं जो यथार्थ पे हैं। आज भी कई बार कोई फोन करके पूछता है कि जी आपने ये लिखा था, तो मैं बता देता हूँ ये तो मेरी बुआ थी, ये मेरा वहां था, ये मैं जा रहा था वहां देखा था। और समाज में बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिविटी को ढूंढते फिरते हैं। हाँ जी, ये तो हमारा मीडिया है जो गंदगी फैलाता है। आप जैसे हाँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, यूट्यूब पे और फेसबुक पे, अब को आपकी कोई वीडियो देखता था, अब किसी ने मेरे को आपका कॉन्टेक्ट नंबर दिया कि आप मोटिवेशनल चीजें दिखाते हो, वहां पे वीडियो बनाते हो, आपने इस टाइप की स्टोरीज लिख रखी हैं और ऐसे मोटिवेशन वाली ही चीजें आप हमेशा दिखाते हो, तो कि वो चीजें देख के आपका मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर आया। मैंने भी देखी आपकी वीडियोज, मैं भी बहुत मोटिवेट हुई उससे देख के, और मेरे को लगा नहीं मेरे को बात करनी है अंकल जी से। तो अब वो जो पीछे बोल रहे हैं ना अंकल जी, उनकी तरफ तो बिल्कुल मत देखो, लोग क्या कहेंगे। अब देखो मैंने भी देखा, अब मैं किसी को आगे बताऊंगी वो भी देखेंगे। ये चीजें हैं जो हमें आगे लेके जाती हैं। नहीं, पॉजिटिव चीज भी खूब फैलती है। मैं बता रहा था आपको, इस पे 1,62,000 के करीब मेरे फॉलोअर हैं उस पे, और एक वीडियो तो 1,37,00,000 लोगों ने देख ली। बताओ, ओहो, छोटी बात थी। ऐसा क्या है अंकल जी उस वीडियो में, आप बताओगे अगर छोटी हो तो? बड़ी बड़ी छोटी सी है, आप के श्रोताओं ने ज्यादातर ने सुन भी रखी होगी। हाँ जी। मैं गर्मी में घर पे आने लग रहा था, पसीने बुरी तरह से, और गर्मी में बुरा हाल था, तो सामने शीशम का पेड़ था, मैं उसके नीचे खड़ा हो गया। बस खड़ा हुआ ही था कि मैंने देखा सड़क से परली तरफ जो 2 मंजिल का घर था उसकी खिड़की खुली, और उस खिड़की में से एक आदमी ने मुंह निकाला और इस तरह से किया, ऐसे जैसे प्यासे के लिए करते हैं। मैंने दूर से, ये आवाज तो नहीं आ रही थी, मैंने ऐसे हाँ भर दी कि हाँ यार प्यास तो लगी हुई है। और उसने तो खिड़की से हट गया वो, और मेरे दिमाग में बात चली, यार कितना अच्छा आदमी है, इसे कैसे पता लगा इतनी गर्मी में मैं प्यासा भी हूंगा, कमाल का आदमी है। देखो अच्छे इंसान हर जगह होते हैं। मैं खड़ा हो गया, वेट करता रहा, 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने सोचा यार बड़ा बेकार आदमी है, मेरे को खड़ा भी कर दिया, मैं घर पहुंच जाता इतनी देर में। जब पानी नहीं पिलाना था तो पूछा क्यों था? इतनी भी तमीज है लोगों को, मैं इतनी गर्मी में यहाँ खड़ा खड़ा वेट कर रहा हूं। मैं ये सारी चीज सोच ही रहा था कि इतनी देर में नीचे का उसका गेट खुला, और वो जग उसने हाथ में ले रखा, एक हाथ में गिलास। मैंने सोचा यार देख मैं कितना गलत सोच रहा था, और ये तो पानी लेकर आ रहा है। मैं सोच ही रहा था कि वो मेरे पास आ गया और कहता भाई साहब माफ करना थोड़ा टाइम लग गया। मैंने सोचा पानी क्या लेकर जाऊंगा, मैं शिकंजी बनाने लग गया। अरे बाप रे, मेरे तो मन में अपराध बोध हुआ कि देखो मैं तो क्या सोच रहा था और ये मेरे लिए शिकंजी बनाने लग रहा था। चलो जी बहुत ही अच्छे हो आप तो। और उसने पानी जैसे ही गिलास में डाला, मैंने मुंह पे लगाया तो उसमें शिकंजी में चीनी थी ही नहीं। फिर मेरे विचार बदल गए, मैंने कहा यार अजीब आदमी है, चीनी तक है नहीं, मुझे चला भला कमाने, इतनी देर लगा दी और अब ये क्या शिकंजी पिला रहा है, अजीब आदमी है। उसने जेब में हाथ डाला और कहने लगा भाई साहब मैंने सोचा कभी शुगर वुगर हो, बताओ कितनी चीनी डालूं। और मैं धड़ाम से फिर वापिस आ गया कि कितना अच्छा आदमी है।
हाँ जी। तो उसमें मैसेज मेरा ये था कि हम किसी को इतना मौका देते ही नहीं परखने का कि वो अच्छा है या बुरा है। हम फटाक 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 अपने फैसले खुद ही करते जाते हैं। कितने अच्छे आदमी को भी हम ये सोच लेते हैं कि बुरा आदमी है, कि हमें उसे समय देना चाहिए, और ये आमतौर पर हर इंसान ऐसा करता है। तो इसको इतना ज्यादा पसंद किया, पता नहीं आर्मी में और कहा। ये 1 मिनट 55 सेकंड की वीडियो थी और इसको देखो करोड़ों लोगों ने देखा। तो तो मैसेज उससे इतना मुझे अच्छा दे लगा रखा है अंकल जी, ये तो करोड़ से भी फालतू देख लेंगे इसको तो, कि हाँ इतना अच्छा मैसेज दे रखा है कि हम 1 मिनट में वो किसी भी आदमी को जज कर लेते हैं, ये तो अच्छा है ये बुरा है, और उसके पीछे हाँ, देखते ही नहीं रीजन क्या है। नहीं नहीं, हम उसको अपनी जगह रख के देखते ही नहीं कि भाई इसने ऐसा क्यों किया होगा। हम्म। तो फिर मुझे लगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा माध्यम है और सोशल मीडिया को इसका उपयोग किया जाए। और उसके बाद तो फिर मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। और मेरे पास ना कई बार लड़के लोग काफी सारी सलाह देते हैं, सर ये कर लो, इसमें आप ये डाल दो, ये फिल्टर कर लो, पीछे बैकग्राउंड वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतना ताम झाम जोड़ूं। मैं तो अपना मोबाइल सामने रखा, जो कहना चाहता हूँ वो कह दिया और बस भेज दिया। मुझे ना पैसे चाहिए ना व्यू चाहिए। मुझे तो ये है कि मेरा मैसेज अगर किसी के ध्यान में चढ़ जाए और उसका फायदा उसको हो जाए, उस पॉजिटिव चीज को, उस गुण को वो अपना ले, तो बस यही मेरा मकसद है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब तो देखो अच्छा तो लगता ही है। मैं किसी शादी में या किसी फंक्शन में जाता हूँ तो शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मुझे कोई अननोन आदमी आके ये ना कहे, अरे अरे आप तो वही हो ना वो वेद प्रकाश। नाम तो याद नहीं रहता लेकिन शक्ल सबको ध्यान रहती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा सर्कुलेट हो गया। और बहुत बार अब तो ऐसा होता है, मैं सुबह वीडियो डालता हूँ, शाम तक 20-25 हजार तो रूटीन हो गया है। हाँ जी। किस नाम से पेज है अंकल जी आपका फेसबुक पे? और ये तो उसमें मेरा सिंपल वेद प्रकाश शिवरान नाम है, और उसमें हमारे मास्टर जी ने प्रकाश भी गलत स्पेलिंग लिख रखी है, PARKASH। होना तो प्रकाश चाहिए, PRA। तो इसी नाम से पेज है, और उस पे मेरे ख्याल में 1500-1600 छोटी छोटी वीडियो हैं। और खासतौर पर जो मुझे लगता है 30 साल से ऊपर के जो लोग हैं ना, उनको बड़ी पसंद आती है। हाँ और जी। जो स्टूडेंट है वो तो फिर देखते ही देखते हैं। हम्म। तो काफी अच्छा लगता है। चलो भाई, सोशल मीडिया का कम से कम ये उपयोग हम जैसे पुराने लोगों के लिए तो, क्योंकि मेरे जितने हम उम्र के हैं वो कहते हैं तू क्या करता रहता है सारे दिन इस मोबाइल में, इसमें तो खाम खा की चीजें आती रहती है नाप शनाप। मैंने कहा भाई वो उन्हीं के पास आती है जो खाम खा की चीजें देखते हैं। सही मेरे बात। पास तो एक से एक बढ़िया वीडियो आती है और लोग अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। मैं अपने जब भी मूड खराब हो या जब भी कोई इस तरह की बात हो तो मैं अपने कमेंट पढ़ लेता हूँ। क्या गजब के कमेंट लिखते हैं लोग। एक ने तो लिख रखा, सर आपकी ये आवाज मुझे दे दो। मैंने कहा क्या मतलब है भाई इस बात का, आवाज में ऐसा क्या मिल गया तेरे को। नहीं, आपकी बातें इतनी अच्छी होती हैं अंकल जी, मतलब आदमी का दिमाग खराब भी हो रखा ना किसी बात को लेके, और आपकी वो वीडियो सुन ले, उसमें हाँ, इतनी मोटिवेशनल चीजें होती हैं कि दिमाग एकदम से ठीक हो जाता है। कई बार ना वो चीज जाके एकदम से स्ट्राइक करती है इंसान को, हाँ जी। तो उसे लगता है यार ये मेरी बात कह दी इन्होंने, तो तब ये अच्छा लगता है। अच्छा, कई लोग मेरे को क्या लिखते हैं, कोई साउथ से लिखने लग रहा कि सर प्लीज आप ये ना ये हरियाणवी मत बोला करो, कहीं कहीं समझ में नहीं आती, हिंदी बोलोगे तो और लोग ज्यादा देख पाएंगे। हाँ जी। मैंने कहा भाई जब अंदर से आवाज आती है ना तो ये आ ही जाती है हरियाणवी। मैं क्या करूं, कोशिश तो करता हूँ हिंदी बोलूं, लेकिन मेरी हरियाणवी को सब लोग पसंद करते हैं, तो फिर अपनी हरियाणवी बोलने में भी क्या बुराई है। नहीं, कोई बुराई और नहीं फिर अंकल जी, ऐसे अपनी लैंग्वेज है। हाँ, अपनी लैंग्वेज है, हमें बोलनी चाहिए। हालांकि वो हिंदी से काफी मिलती जुलती है, शायद ही कोई ऐसा अक्षर है जो नहीं समझ में आता हो। मैं कोशिश करता हूँ भाई दोनों ही श्रोता हमारे दर्शक खुश रहे, हिंदी वाले भी और हरियाणवी वाले भी। अच्छा, हेल्थ के ऊपर क्या कहना चाहोगे अंकल जी? आपकी तो हेल्थ एकदम फिट, आप लगते नहीं हो रिटायर्ड हो। अच्छा अच्छा, वो मेरे को तो भाई सब ऐसे ही कहते थे पहले, ये कहते थे आप लगते नहीं हो, प्रिंसिपल हो। मैंने कहा क्यों भाई, क्योंकि प्रिंसिपल का तो मुंह लटका लटका होना चाहिए और गुस्से में रहना चाहिए, हमेशा तना हुआ, किसी से सीधे मुंह बात ना करे, वो मुंह फुलाए घूमता रहे बरामदों में, ये प्रिंसिपल होते थे। कहता आप तो अच्छे भले बात करते हो, सबसे बात कर लेते हो, तो छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैंने क्यों भाई, मैं ऐसा कोई वो थोड़ा ना हूँ, सिंपल सा इंसान हूँ। हेल्थ का ये है भाई, कोई ज्यादा तो मैं क्या सलाह दूंगा, आजकल व्हाट्सएप पे दुनिया भर के सलाहकार आए हुए हैं। मैं हम तो यही करते हैं। मैं मेरे ख्याल से 2005 में बाबा रामदेव आए थे, उसके बाद हमने सुबह योगा शुरू किया था और वो आज तक जारी है। सुबह 1-1.5 घंटा वो कर लेते हैं, शाम को अपने पार्क में घुमाते हैं। मैं कोई जिम विम और ये वो कोई लंबा चौड़ा मेरा है नहीं, ना कोई बुरी सी आदत है, अपना सिंपल सा खाना होता है। तो मुझे तो लगता है ऊपर वाले ने ये हमें बख्शीश दे रखी है कि भाई चल तू ठीक अच्छे काम कर रहा है तो तेरी सेहत भी ठीक सी रहेगी, चिंता मत कर। अब तो बस एक ही चिंता होती है भाई, इस तरह की हालत ना हो कि हमें कुछ बुढ़ापा कष्टदायी हो जाए। जो करना है भगवान एक बार पटाख से कर दे तो बढ़िया है। और लंबी चौड़ी कोई इच्छा नहीं है सिवाय इसके कि भाई समाज में
अब जो हमारा जीवन बचा हुआ है वो कुछ देने के लिए है। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, मुझे तो कल्पना भी नहीं थी कभी कि इतनी अच्छी सैलरी मिला करेगी, इतनी अच्छी पेंशन होंगी, इतने काबिल बच्चे होंगे, परिवार होगा, सब तरह से हम सेटिस्फाई हैं, तो क्यों नहीं हमें समाज को कुछ देकर जाना चाहिए। तो मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ, चाहे किसी का भी, चाहे छोटा है बड़ा है, मेरे से जो बन पड़ता है मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे तो लगता है मेरी सेहत का कह लो, मेरी उसका कह लो, ये सारा ऊपर वाले की देन है। ये अच्छी बात अंकल जी। सबसे अच्छी बात तो आप खुश रहते हो। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, सारी वीडियोस में कोई ना कोई ऐसा जोक होता है कि जिससे हंसी आ ही जाती है बंदे को। तो खुश रहना, हंसना, हंसाना, ये हाँ, भी एक बहुत बहुत बड़ी जरूरी है, कला बहुत है। जरूरी है। आजकल ना हमने अपने आप को इतना ज्यादा समस्याओं में घेर लिया है कि मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, कईयों का तो भगवान ने मुंह ऐसा दे दिया, ऊपर से वो लटकाए घूमते हैं, तो फिर वैसे ही सारा परिवार डिप्रेशन में चला जाता है। तो वही जो भगवान ने शक्ल दे रखी है उसमें तो अपना काबू है नहीं, कम से कम उसको अच्छी तरह से स्माइल ना कर सको तो थोड़ा खुश तो रह सकते हो। हाँ जी। कोशिश करो वही। आज ही कोई मुझे एक वो था, साहित्यिक गोष्ठी थी, उसमें कोई कह रहा था कि सीता से ज्यादा दुख इस धरती पे किसी को नहीं थे, हम्म। और आपको इतने दुख है भी नहीं, आप क्यों मतलब नाराज और दुखी और उदास रहते हो। तो ये सोच की बात है, आप अगर अंदर से थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें तो धीरे धीरे इंसान खुश भी रह सकता है। हालात तो बदलते रहते हैं सबके। सही बात अंकल जी। अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में आपके क्या विचार अंकल जी? जैसे आपके टाइम पे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ नहीं हाँ, होता था, अब ये कुछ सब नहीं था। कुछ है। तो मतलब इस चीज का क्या फायदा है या नुकसान है? ये आजकल के बच्चे इस चीज के अंदर बिल्कुल घुस जाते हैं, वो एक एडिक्शन ही लगा सकते हो आप बच्चों को हो रखी है इन हाँ, चीजों की। हाँ, आजकल का अगर एक लाइन में मेरे से पूछो ना, भाई सत्यानाश का कारण क्या है, तो वो है सोशल मीडिया और उसका भी दुरुपयोग। सदुपयोग नहीं, उसका दुरुपयोग। हम्म। ऐसी फालतू की चीजें, कोई ट्रैक्टर को उल्टा करके चला रहा है, कोई ऊपर से छलांग लगा रहा है। अभी ये जैसे कांवड़ आ रही थी, पता नहीं क्या का क्या कर दिया, मतलब ऐसा लगता है भाई सोशल मीडिया ही है जीवन, और तो कुछ है ही नहीं। जबकि स्थिति इससे बिल्कुल उलट है। ये तो सारा वर्चुअल है, इसमें तो असलियत कुछ भी नहीं है। और अब तो एआई आ गया है, पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं उसमें। आप ट्रेन की पटड़ी ऊपर लेट जाओ, दूसरी तरफ ट्रेन आ रही है, उन दोनों को मिक्स करके ऐसा लगता है जैसे ट्रेन के ऊपर लेटने से, पटड़ी के ऊपर लेटने से मरता ही नहीं है कोई, जाओ ऊपर से आराम से। तो सोशल मीडिया हमारा इतना ज्यादा नुकसान कर रहा है, खासतौर पर जो बच्चे हमारे 20 साल के, 18 साल के हैं और 25-30 तक, वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, इतना ज्यादा टाइम खराब करते हैं और इतनी ज्यादा गंदगी उसके ऊपर फैला रखी है। जो डिग्रेडेशन हमारे नैतिक मूल्यों में शायद 10 साल में आती है ना, वो हमने 3-4 साल में ला दी। हाँ जी। बहुत ज्यादा गंदगी है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा है। हमको तो कई बार डर लगता है सोशल मीडिया पे उसको खोलते हैं और पता नहीं क्या आके उसके ऊपर दिखने लग जाए अपने आप। तो मेरा तो ओपिनियन यही है कि सोशल मीडिया का ठीक है यूज है उसके, उनका फायदा उठाओ। इसके कितने अच्छे अच्छे लेसन इसके ऊपर दिए हुए हैं, इतना सारा नॉलेज उसके अंदर है, इतनी सारी सीखने की चीजें हैं। आप दुनिया के किसी कोने में फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हो, कितनी सारी लैंग्वेज आप सीख सकते हो। आपको ध्यान है, एक लड़की है हमारे यहाँ नोरथा की है शायद, 12-13 लैंग्वेज उसने सीख रखी है, अलग अलग डायलेक्ट से बोल के दिखाती है वो। और सिर्फ सोशल मीडिया, देयर इज नो टीचर, किसी टीचर का योगदान नहीं उसमें। तो इसका फायदा भी बहुत सारा है भाई, हाँ जी, जो मतलब लेकिन ज्यादा पॉजिटिव हम, वे में देखे उसको तो फायदा भी बहुत है, और जो इसका लेकिन फायदा ये नहीं उठाना चाहते। रेनू, ये बात उसको खुद फैसला करना पड़ेगा। इसको कोई टीचर नहीं रोक सकता, पेरेंट्स नहीं रोक सकते, कोई साथी नहीं रोक सकता। जब हम खुद फैसला करेंगे ना कि ना भाई ये गंदगी मुझे नहीं देखनी और मैं इसका सदुपयोग करूंगा, वंस आई सेट इन द लाइफ, उसके बाद ठीक है मनोरंजन है, कोई दूसरा आपका शौक है वो देखिए आप, उसमें क्या दिक्कत है, चाहे वो मूवी है, चाहे नाटक है, चाहे कोई दूसरी चीज है। लेकिन जब पढ़ाई लिखाई के दिन है, उन दिनों कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर अपना समय खराब ना करें। तो मैं देख रहा हूँ युवा तो इतने पागलपन की हद तक जुटे हुए हैं, क्या है वो इंस्टाग्राम और दूसरे टिंडर और पता नहीं क्या क्या ऐप है, उनको तो पैसा चाहिए भाई। और इतने बेवकूफी भरे काम हमारे युवा कर रहे हैं कि उस पे लूडो खेली जा रही है, इतने लाख कमा देंगे, उतने लाख कमा, अरे ऐसे कमाने वाले होते तो तुम ये काम थोड़ा करते। तो ये आधी झूठ और आधी सच। बिल्कुल। और हमारे युवाओं का, हाँ, बहुत नैतिक पतन में बहुत ज्यादा योगदान हमारे सोशल मीडिया का है। तो आप इंडिया से बाहर कौन सी कंट्रीज में गए हो अंकल जी? मैं तो भाई वैसे तो यूएस में ही मेरे 5 चक्कर लग चुके, अच्छा अच्छा। बाकी तो छोटे छोटे थे। इसलिए अभी दुबई गए थे पीछे से, और भूटान गए थे एक बार। हमारे ना 4 दोस्तों की एक मंडली सी है, मैं ही उनमें सबसे जूनियर हूँ, बाकी सारे सीनियर हैं मेरे से। तो हम 4-5 महीने में कहीं अपना प्रोग्राम बना के और घूम आते हैं।
तो अमेरिका में कोशिश आपके करते बच्चे हैं। सेट हैं, तो अमेरिका में इसलिए आपके हाँ 5 चक्कर लगते हाँ, हैं। वो तो विद्यार्थियों आजकल के बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? आजकल के विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूंगा, बेटा ये जो समय है ना, ये जो पढ़ाई का समय है, इस दौरान आप में जो गुण विकसित होंगे वही जिंदगी में काम आएंगे। और अगर अब आपने लापरवाही कर दी तो जिंदगी भर हम परेशान रहेंगे। आपको फैसला सरकारी नौकरी और उसका नहीं करना, फैसला ये करिए कि मेहनत करनी है, कमा कर खाना है। और ये बात अगर आपकी समझ में आ जाती है, फिर कहीं किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। फिर तो आप मन लगा के जहां पर भी काम करेंगे, जहां पर भी मेहनत करेंगे, बिल्कुल सफल होंगे। आज भी हमारे बीच में बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं जो बहुत गरीब घरों से हैं और सिविल सर्विस के टॉप में पहुंच गए, या आप अनुसंधान के क्षेत्र में खूब ऊंचाइयों तक गए, या अपने बिजनेस में एकदम से हाईलाइट हो गए। खूब सफलता मिलती है, सिर्फ मेहनत करने की और लगन से काम करने की आवश्यकता है। और भाई हमें तो यही आता है, बतौर टीचर कह लो उसे, बतौर सीनियर सिटीजन कह लो, मेहनत का इस दुनिया में कोई विकल्प अभी तक तो है नहीं। और आप अगर शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे तो धोखा मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है किसी एक का तुक्का लग गया हो, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली मेहनत ही रंग लाती है। मैं तो यही कहना चाहूंगा सबको। बहुत अच्छा संदेश दिया अंकल जी आपने। आपकी भी लाइफ की स्टोरी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई आपने। और मैं साथ में आपको भी बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप हमारे हरियाणा का फिक्र वहां अमेरिका में जाकर कर रहे हैं। और हमारी बुजुर्ग महिलाओं की कहो या मेरे जैसे किसी वरिष्ठ नागरिक की कहो, उनसे कुछ न कुछ निकलवाने की कोशिश करते हैं। और ये जज्बा अगर इस उम्र में हमारे युवाओं में और युवतियों में आ जाए तो देश की बल्ले बल्ले हो सकती है। आप अमेरिका में रहें, इंडिया में रहें, खुश रहें, और ऐसे ही हमारे नागरिकों को मोटिवेट करते रहे। मेरी तरफ से भी आपको ढेरों शुभकामनाएं, ये कहना थैंक यू चाहता अंकल था। जी। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, और थैंक यू। शुभकामनाएं आपको बहुत सारी। तो भाई आज अंकल जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जिसको ये बातें अच्छी लगे वो वीडियो को शेयर कर सकता है, वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंकल जी की और वीडियो देखनी है तो इनका पेज है फेसबुक पे, वेद प्रकाश शोराण के नाम से, वहां पे जाके आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं अंकल जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आपने हमारे लिए टाइम थैंक निकाला। यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, जय थैंक यू हिंद। रेणु। जय हिंद।